स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी। आज की क्लास में कवर करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इसेंशियल क्या होता है, ज़रूरी क्या होता है। इससे पहले वाली क्लास में इसका बेस कवर करा दिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ऑप्शन सी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। इसेंशियल में मतलब क्या ज़रूरी होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहला पॉइंट आता है वेरीफाई। वेरीफाई हम कैसे कर सकते हैं, जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया है तो हर एक ट्रांजेक्शन्स का जो रिकॉर्ड होता है वो विद एविडेंस हम रखते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो कि मैंने जितनी भी कैश में सेल्स की हैं या परचेज़ की हैं तो हर एक ट्रांजेक्शन का क्या प्रिपेयर करूँ मैं, कैश मेमो। अगर हमने कुछ परचेज़ करके लेके आए हैं तो हर एक परचेज़ का हमें एविडेंस होना चाहिए, जो स्लिप हमें दी जाती है सेल की स्लिप, तो ताकि जब हम अकाउंट्स को चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हैं तो हमें उस टाइम पे जो सोर्स डॉक्यूमेंट है जो हमें मिल जाएं, ताकि हम क्या करें, उसकी जांच कर सकें, वेरीफाई कर सकें कि जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई हैं वो क्या है, बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड की गई हैं, कुछ भी हमने मिसलीड या फिर कुछ भी मैनिपुलेट नहीं किया गया। नेक्स्ट आता है रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। नॉर्मली अगर मान लो कि मैंने डाटा जो रिकॉर्ड रखना है वो रिलेवेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आज मैं एम्प्लॉयमेंट लेवल को चेक करती हूँ, कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने के पास नहीं है, तो क्या मैं उसके लिए जो कोविड के टाइम पे डाटा था वो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि वो रिलेवेंट नहीं होगा। तो रिलेवेंट का मतलब क्या है कि अगर मैं इस साल का चेक कर रही हूँ, कोई भी वेरिफिकेशन कर रही हूँ या डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन गेट कर रही हूँ, तो मुझे जो डाटा लेना चाहिए वो इसी करंट डेट के, करंट ईयर के रिगार्डिंग ही उठाना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन कहती है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेकिंग डिफरेंस इन डिसीजन। कहते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसके बेस पे हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। जैसे मैनेजमेंट की हेल्प होती है डिसीजन लेने में, इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स की भी हेल्प होती है डिसीजन मेकिंग करने में, क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत सारे फैसले लेने होते हैं जो फ्यूचर के रिगार्डिंग होते हैं। तो किसके बेस पे ले सकते हैं, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कंपनी के पड़े होते हैं उन्हीं के बेस पे जो मैनेजमेंट है जो डिसीजन लेते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो डिसीजन लेते होते हैं, इन्वेस्टर अगर मान लो कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर है तो वो देखेगा कि क्या हमें इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है तो उनको पता चल जाएगा कि कितना उनको इस साल डिविडेंड जो मिल सकता है। ऐसे जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि क्या कंपनी को वो आगे आने वाले टाइम में उधार पे कच्चा माल है जो सेल करें या ना करें। तो क्रेडिटर्स को भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो यहाँ पे जो अकाउंट्स होते हैं इस तरीके से बनाने चाहिए, सिंपल और लॉजिकल तरीके से बनाने चाहिए, ताकि हर एक बंदे को समझ में आ जाए, उस पर्सन को भी समझ में आ जाए जिनको अकाउंट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो वो भी ईजिली समझ सके। तो इस तरीके से हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो यूज़र होते हैं जैसे इन्वेस्टर, लेंडर, एम्प्लॉय, उनको चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो उनको जरूरी नहीं कि हर एक जो हमारा यूज़र होता है वो बिल्कुल अकाउंट के बारे में नॉलेज हो उनको। तो इसी कारण से अकाउंट है जो सिंपल और अंडरस्टैंडेबल मैनर से जो प्रिपेयर करने चाहिए, ताकि हर एक पर्सन को, हर एक यूज़र का जो इजीली समझ में आ जाए बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपेरेबिलिटी, यानी कि जो डाटा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो इस तरीके से हमें बनानी चाहिए कि इजीली कंपेयर की जा सकें। जैसे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको बनाते समय फिगर जो होता है प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का दोनों एक साथ दिखाने चाहिए, ताकि जो करंट परफॉर्मेंस है और जो पास्ट परफॉर्मेंस है उनके बीच में जो कंपेरिजन करके हमें पता चल जाए रिस्पॉन्स, यानी कि हमारे इस साल क्या रिजल्ट्स हैं। इसी तरीके से कहते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो इस तरीके से प्रिपेयर किए जाएँ जो प्रॉफिटेबिलिटी और जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है कंपनी की वो भी कंपेयर कर सकें एक दूसरे के साथ। जैसे जो सिमिलर टाइप की हमारी कंसर्न होती हैं, सिमिलर टाइप की कंसर्न का मतलब क्या है कि मान लो कि अगर मेरा कंपनी है, जो बिजनेस मेरा है वो कपड़े बनाने का, तो मैं अपनी कंसर्न की सिमिलर दूसरी जो कंपनी होती है कपड़े बनाने की उसके साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकूं। कंपैरिजन रिवील द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो इससे हमें स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट है जो पता चल जाते हैं कंपनी के रिगार्डिंग। जो पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होंगे कंपनी उसके ऊपर वर्क करेगी ताकि और उसका बेनिफिट ले सके, और जो पॉइंट वीक हैं कंपनी उनके ऊपर काम करेगी ताकि अपनी वीकनेस को दूर करे और उसे अपनी स्ट्रेंथ बना करके बेनिफिट ले इन फ्यूचर में।
ट्रू एंड फेयर व्यू की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो अपने को ट्रू और फेयर व्यू बताना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, और जो कैश फ्लो होती है एंटरप्राइजेस के बारे में। अगर ट्रू और फेयर व्यू होगा तभी तो हम डिसीजन है जो सही तरीके से ले सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्मली रिजल्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी तो उसको बनाते समय जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो प्रॉपर तरीके से हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, ताकि उसे ट्रू और फेयर पिक्चर है जो इन्फॉर्मेशन कंपनी की पता चल जाए कि ट्रू में उसकी वैल्यू है क्या, कितना उसके एग्जैक्ट प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस सफर किए जा रहे कंपनी द्वारा, या फाइनेंशियल पोजीशन से एग्जैक्ट अपनी असेट या लाइबिलिटी या कैपिटल है कितनी कंपनी की, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नेचर है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सबसे पहले आता है कि रिकॉर्डेड फैक्टर की जो टर्म होती है रिकॉर्डेड फैक्टर, इसका मतलब है कि जो डाटा यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में तो वो कहाँ से यूज़ किया जाता है, रिकॉर्डेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड से उठाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो फिगर रिलेटेड होते हैं कैश इन हैंड से, कैश एट बैंक से, ट्रेड रिसीवेबल से, कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट से, असेट एटसेट्रा, तो वो रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं, यानी कि ये सारे रिकॉर्ड्स के बेस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड सच फैक्ट विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उन फैक्ट को नहीं शामिल करेंगे जो रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, चाहे वो वेदर और नॉट सच फैक्ट आर सिग्निफिकेंट, चाहे वो फैक्ट सिग्निफिकेंट हो, इंपॉर्टेंस रखें या ना रखें। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए सिर्फ रिकॉर्डेड फैक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर फैक्ट रिकॉर्डेड नहीं है तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखते थे या ना रखते हो। अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है वो ज़्यादा रिलायबल और कंपेरेबल तब होगी जब उसको अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन के ऊपर बेस्ड करके बनाया जाएगा, क्योंकि हमने +1 के अंदर पढ़े थे कि अकाउंट को बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ उसके अजम्पशन कन्वेंशंस होती है जिनको फॉर्मुलेट किया गया अकाउंट्स को बनाने के लिए। अगर ये अकाउंटिंग कन्वेंशन या कंसेप्ट ना होते तो हर कोई अपनी समझ के सहारे से जो अकाउंट्स को प्रिपेयर करता जो मे बी रिजल्ट सही ना भी देते। तो इस कारण से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए जिनको फॉलो करके अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कहता है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट है उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को शो किया था बैलेंस शीट के अंदर, किस पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता था कि अगर मान लो कोई असेट हमने 2001 में खरीदी है 10 लाख की, तो अगर मैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो करती हूँ तो अब तक मैं उसको बैलेंस शीट के अंदर 10 लाख रुपए में ही शो करूँगी, यानी कि जिस रेट पे मैंने उसको परचेज किया था उसी प्राइस को मैं अब तक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर शो करती हूँ, ना कि उसकी रिलायजेबल वैल्यू के हिसाब से। आज के टाइम में उसकी वैल्यू चाहे बढ़ गई हो चाहे कम हो गई हो, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर जो हमारी कॉस्ट होती है वो पास्ट बेस पे उठाते हैं। हमें मार्केट में चेंजेस जो आते हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि जो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसी को हम फॉलो करके बैलेंस शीट को और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या होती हैं कि जब हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कुछ कन्वेंशंस ली जाती थी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कंजर्वेटिज्म का था। कंजर्वेटिज्म में क्या था, जैसे यहाँ पे कन्वेंशन है एक हमारे पास कंजर्वेटिज्म। कौन सी कन्वेंशन, कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म। तो इसमें हम क्या करते थे कि जो एंटीसिपेटेड लॉसेस होते हैं उसको तो हम ले चलते हैं, लेकिन जो एंटीसिपेटेड इनकम्स होती हैं उनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। एंटीसिपेटेड का मतलब कहता है जो अनुमानित होते हैं कि हमें लगता है कि फ्यूचर में लॉस हो सकते हैं, तो उनको हम आज ही लेके चलते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। जैसे एग्जांपल आता है प्रोविजन फॉर डेटर्स, ऐसे प्रोविजन फॉर हम किसका लेते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से हम इसमें पहले से ये जो प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं कि हमें लगता है कि इन फ्यूचर में जो ये लॉस हो सकता है, इस कारण से उस लॉस के लिए कंपनी क्या करती है पहले से तैयार रहती है उसके प्रोविजंस क्रिएट करके, कि अगर इन रियलिटी में वो फ्यूचर के अंदर वो लॉसेस होते हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी क्या उसके लिए प्रोविजंस क्रिएट किए हुए हैं। लेकिन जो एंटीसिपेटेड इनकम होती है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। क्यों रिकॉर्ड नहीं की जाती है, अगर मान लो एग्जांपल के लिए
इन फ्यूचर में ये इनकम नहीं हुई है तो कंपनी को क्या होगा, इसका नुकसान हो सकता है क्योंकि उसने तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पहले से रिकॉर्ड कर लिया है। अगर इसी कारण से जो एंटिसिपेटेड इनकम का बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, ताकि अगर इन फ्यूचर में वो होती है तो रिकॉर्ड कर ली जाएगी, अगर नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं, आज के टाइम उसके लिए कोई भी प्रिपरेशन है जो नहीं की गई है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अंदर हम कंजर्वेटिज्म को प्रिपेयर करके चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो प्रिपेयर की जाती हैं कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके, जो हमें कंपनी 2013 के अंदर दिए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो हमें इंश्योरिटी देते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर व्यू है, जो बता रही है हमें जो भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग। तो हम जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो हमें विश्वास हो जाता है कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो क्या ठीक है। पर्सनल जजमेंट, जब भी हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमारी कुछ ना कुछ पर्सनल जजमेंट है जो इस्तेमाल की जाती है, जो इफ़ेक्ट डालती है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिजल्ट्स के ऊपर। कहते हैं इवन तो सर्टेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है कि बेशक हम कुछ ना कुछ जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रूल्स को फॉलो करते हैं, कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो पर्सनल जजमेंट है अकाउंटिंग की वो भी रोल प्ले करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो कुछ जब अकाउंटेंट्स होते हैं अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय डेप्रिसिएशन लगाते हैं स्टेट लाइन के बेस पे, लेकिन कुछ फॉलो करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को या कुछ अदर मेथड को। तो यहाँ पे बेशक हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अकाउंटिंग प्रिंसिपल कन्वेंशन को फॉलो करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर किया, लेकिन फिर भी पर्सनल जजमेंट है जो इस्तेमाल की गई किस टाइम पे, जब हमने डेप्रिसिएशन का मेथड है जो चूज़ किया। ही इज़ टू अप्लाई हिज पर्सनल जजमेंट इन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल्सो। जब रेट होती है डेप्रिसिएशन की उसके टाइम पे हम पर्सनल जजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। कुछ अकाउंटेंट होते हैं 10% की रेट से चार्ज करते हैं, कुछ 12% डेप्रिसिएशन, कोई 10%, तो अपनी मर्जी से जो यहाँ पे पर्सनल जजमेंट है जो इस्तेमाल की जाती है। इसी तरीके से कहता है जब हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें कॉस्ट और रिलायबल वैल्यू विच एवर इज लेस जो उठाई जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ मेथड होते हैं इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करने के लिए, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड होते हैं, एवरेज कॉस्ट मेथड होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे हर कोई अकाउंटेंट जो होता है अपनी पर्सनल जजमेंट का यूज़ करके जो अपने मेथड को पिकअप करते हैं। तो इसी तरीके से जो अकाउंटेंट होते हैं हैज़ टू एक्सरसाइज इज पर्सनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ऐसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब क्रिएट किए जाते हैं तो उस टाइम पे भी हम अपनी पर्सनल जजमेंट यानी अकाउंटेंट अपनी पर्सनल जजमेंट का इस्तेमाल करके जो रेट है वो डिटरमाइन करते हैं। जो पीरियड होता है राइटिंग ऑफ करने का इंटेंजिबल असेट को जो क्लासिफिकेशन एक्सपेंडिचर इनटू कैपिटल रेवेन्यू, उसके टाइम पे भी क्या की जाती है पर्सनल जजमेंट है जो अकाउंटेंट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इफेक्ट जो रहता है कहीं ना कहीं पर्सनल जजमेंट का ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते समय। आई होप बच्चों कि आपको ये इम्पैक्ट है जो समझ में आ गया होगा। ऐसी नेक्स्ट क्लास में आपको कवर कराऊंगी कि इसके यूजेस और इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।